ओके, सो लास्ट क्लास अपने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म स्टार्ट किए थे पार्टनरशिप का। और मैंने कहा था कि ये चैप्टर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो ना हो, यानी बेसिकली एग्ज़ाम में ऐसे बोले तो डायरेक्टली फ्रॉम दिस चैप्टर आने का प्रोबेबिलिटी 80% नहीं है, बट कंसेप्ट वाइज तो इम्पॉर्टेंट है। और जो 20% आने का प्रोबेबिलिटी है वो अपने कैसे बोल सकते हैं कि ये 20% आपके टर्म में नहीं होगा। इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप तो जानते हैं कि प्रोफेशनल एग्ज़ाम में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे करना है, और ये लेस इम्पॉर्टेंट है, इसे मुझे नहीं करना है। इसलिए ये बात तो आपका बेकार ही होगा, इसलिए पूरा ही करना है अपने को। लास्ट क्लास मैंने आपको जो कंसेप्ट कराया था, पहले उसका एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब हो गया कि डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस आगे चलाया नहीं जाएगा, बिजनेस यहीं पे बंद हो रहा है। अब यदि बिजनेस का डिसकंटिन्यूएंस हो रहा है, बिजनेस का यदि डिसकंटिन्यूएंस हो रहा है यानी फर्म आगे अपना एक्टिविटी नहीं करेगी, तो अब आगे इसके ऊपर ये होता है कि अब उसके बिजनेस हम लोग कब डिसकंटिन्यूएंस का डिसीजन ले रहे हैं, ऑन बैलेंस शीट डेट और आफ्टर बैलेंस शीट डेट। यदि बैलेंस शीट डेट पर हम लोगों ने डिस्कशन किया तो हमारा बैलेंस शीट बना हुआ है, यानी अकाउंट्स ऑलरेडी हमारा फाइनलाइज्ड है, उसके बाद हमें आगे करना है। यदि हमारे अकाउंट्स फाइनलाइज्ड है और उसके आगे हमें करना है तो कैसे प्रोसीड करना है, तो मैंने बहुत सारा स्टेप लिखाया, बट मैं काम का बात एक ही बोलता हूँ कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो आइटम्स दिख रहे हैं उसे या तो रियलाइजेशन में क्लोज कर दीजिए, या तो आप उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट खोलकर उसका बैलेंस लिख दीजिए। जैसे कि आपका जितने भी एसेट्स हैं वो तो रियलाइजेशन में क्लोज होंगे, एंड जैसे कि लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स वो रियलाइजेशन में क्लोज नहीं होगा। फिक्टिशियस एसेट्स आप डायरेक्टली कहाँ पर लेके जाएंगे, तो बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स को अपने उठाकर सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लोज करेंगे। वैसे ही आपका यदि कैश एंड बैंक है तो आपको क्लोज करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कैश एंड बैंक जो है वो आपका कैश एंड बैंक जो है वो आपका अल्टीमेटली लिक्विड फॉर्म में है, तो उसे कहीं क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सेपरेट अकाउंट शुड बी ओपन फॉर द कैश एंड बैंक अकाउंट। इसके करने के बाद अपने ये भी बात किए थे कि एसेट्स को क्लोज करना है बट एट बुक वैल्यू करना है, यानी कि जब आपका सन्डी डेटर्स है और डेटर्स से आप लेस कर रहे हो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो उसका भी आपको ख्याल रखना है कि आपको कैसे उसे शो करना है। इसके बाद हम लोगों ने आगे लाइबिलिटी साइड का आइटम थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज़ को भी रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज कर दिया जाता है। तो जितने भी थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज़ हैं उसको आप लेकर चले जाएंगे रियलाइजेशन में। एकम्युलेटेड प्रॉफिट है, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस है, तो एकम्युलेटेड प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड द कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है दैट विल आल्सो बी ट्रांसफर्ड एज अ बैलेंस इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एज अ बैलेंस लिखेंगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड करंट अकाउंट हुआ तो करंट अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ये अचीव करने के बाद दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए नंबर 2 कि आप जो भी आपका दिख रहा है कि अमाउंट इनफ्लो हो रहा है, क्योंकि सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आपने जीरो कर दिया, तो वट एवर अमाउंट यू आर रिसीविंग दैट इज टू बी ट्रीटेड एज योर इनकम, और उसे आप इनकम मानकर क्रेडिट करेंगे। एंड वट एवर अमाउंट यू विल पे दैट विल बी ट्रीटेड एज योर एक्सपेंस, और उसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। ये ध्यान रखेंगे तो आपका 80 to 90% काम खत्म हो गया। बाकी तो 10-20% ध्यान से पढ़ने से आपका आंसर आप बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। और हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में किया था वेयर ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, यानी उनमें से कोई भी पार्टनर इनसॉल्वेंट नहीं है, बैंकरप्ट नहीं है, यानी किसी का नेगेटिव बैलेंस होगा तो दैट पार्टनर विल इंट्रोड्यूस द नेसेसरी कैश इनटू द बिजनेस, और यदि पॉजिटिव बैलेंस हुआ तो वो लेकर जाएगा। ऐसा हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में। आज आगे अपने बात करेंगे, इसी के आगे चल रहे हैं। तो इसके आगे लास्ट क्लास जो होमवर्क था पहले होमवर्क कर लेते हैं, और आज अपने वो सम्स को भी डिस्कस करेंगे जहाँ पर गार्डनर वर्सेस मर्रे प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जहाँ पर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए उसकी भी आज अपने डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले होमवर्क पे आ जाते हैं। जो मैंने लास्ट क्लास आपको होमवर्क दिया था वहाँ पर पहुँचते हैं, और सब नंबर 2 था होमवर्क, तो यहाँ पर आ गए अपने सब नंबर 2 पर। चलिए, ये था आपका PQNR। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 पार्टनर हैं PQNR, और इसमें देख सकते हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, इनका आपस में रेशियो 2:2:1 का दिख रहा है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2009 इज एज फॉलोज, और ये बैलेंस शीट आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर में आपको प्लांट, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड लायबिलिटी साइड में जो एज यूजुअल रहता है वो सारा है।
दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स रियलाइज फ्रॉम द एसेट्स, और ये सारे अमाउंट्स रियलाइज हो गए। प्लांट से बेच के कितना आया 1,02,000, फिक्सचर से कितना मिला वो भी दिया हुआ है, स्टॉक 84,000, सन्डी डेटर्स आपका 44,000। सो किससे कितना मिल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्रेडिटर्स को कितना आपने डिस्काउंट दिए, तो 5% का डिस्काउंट क्रेडिटर्स ने दिया है, बाकी बैलेंस हमें पे करना पड़ेगा। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹1,500, 1,500 रुपया मेरा इसी प्रोसेस में खर्चा लग गया। अ बिल ऑफ 4,200 ड्यू फॉर सेल्स टैक्स वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन एंड दिस वाज आल्सो पेड, तो 4,200 हमें टैक्स का बिल पे करना पड़ा है, इसी बीच में मुझे ये टैक्स का बिल मिला। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, आपको बनाकर दिखाना है। तो अल्टीमेटली बहुत ईजी सा सम्स है। आपको रिलेशन अकाउंट में आपका पहला ये जो बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है, इसके हर आइटम को क्लोज कर देना आपका टारगेट होना चाहिए। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से पहले, उसके बाद जूम कर लेंगे। तो फॉर्मेट में आपका हो जाएगा, पहला आपको जो बनाना है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि सम्स में उतना बड़ा है ही नहीं, एक रियलाइजेशन बन जाएगा। और आपको बनाना है फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर दिख रहे हैं, तो 3 कॉलम्स तो होने ही चाहिए मिनिमम। 3 पार्टनर्स के कॉलम हो गए ये, यानी कि 3 पार्टनर हैं तो तीनों के लिए एक एक कॉलम। और आपको एक कैश एंड बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ता है, इसका भी ध्यान रखेंगे, एक कैश एंड बैंक अकाउंट बनेगा। कैश एंड बैंक अकाउंट। तो एक तीसरा लेजर आपका बनेगा कैश एंड बैंक अकाउंट के लिए। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे कि किसका क्या आप बना रहे हो। तो सबसे पहले ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हो गया आपका कैश एंड बैंक। तो हेडिंग डाल देंगे उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, इतना तो मिनिमम है ही है। ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आप देख लो पार्टनर्स का नाम है, वही पार्टनर्स का नाम लिख देंगे, दैट इज PQR, PQR। तो PQR थोड़ा और बड़ा रखते। और ये आप जो बना रहे हो कैश एंड बैंक अकाउंट बना रहे हो, सो कैश एंड बैंक अकाउंट। चलिए फटाफट से जो आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है हमें बैलेंस शीट के हर आइटम को क्लोज करना है और बुक वैल्यू पे क्लोज करना है। तो पहला आइटम प्लांट एंड मशीनरी 1,08,000। सो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लांट एंड मशीनरी 1,08,000। 2 प्लांट एंड मशीनरी 1,08,000। फिक्सचर्स 24,000, तो 24,000 का फिक्सचर्स है। तो आप लिखेंगे 2 फिक्सचर्स 24,000। 24,000। नेक्स्ट स्टॉक 60,000, तो आप लिखेंगे 2 स्टॉक 60,000। सन्डी डेटर्स 48,000। 48,000 सन्डी डेटर्स के बाद नेक्स्ट कैश। तो कैश तो क्लोज नहीं होगा, लिक्विड फॉर्म में है 60,000। आप कैश बुक में जाकर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
क्योंकि फेवरेबल बैलेंस है तो आप 60,000 यहाँ पे लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैश बुक में। ये हो गया। अभी लायबिलिटी साइड में आएंगे तो क्रेडिटर्स हमें दिखाई दे रहा है, क्रेडिटर्स 48,000, उसको क्लोज करना है तो बाई करके लिखेंगे, बाई क्रेडिटर्स, सॉरी यहाँ नहीं, क्रेडिटर्स को क्लोज करेंगे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो बाई क्रेडिटर्स, अमाउंट है 48,000। अब बच गया आपका क्या, सम्स में देखिए रिजर्व फंड है 60,000, तो रिजर्व फंड को आप क्या करोगे, रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने क्या करेंगे, रिजर्व फंड को बांटेंगे। तो रिजर्व फंड रेशियो है 2:2:1, तो 60,000 डिवाइडेड बाई आप यदि 5 कर देते हो तो रेशियो होता है 12,000, इंटू 2 करेंगे तो 24,000, 24,000 और 12,000 आएगा। तो आप बाई कैपिटल में लिखोगे बाई रिजर्व, स्पेस रख देना ऊपर में, और 24,000 एंड 12,000 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया गया। अभी आपको पार्टनर्स का जो बैलेंस है कैपिटल का, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप कैपिटल बैलेंस लिख दो। कैपिटल बैलेंस है 1,20,000, 48,000 एंड 24,000, तो 1,20,000, 120, 48,000, 24,000। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का हर एक आइटम क्लोज्ड। एकदम आसान सा तरीका है, यहाँ पर आपका कुछ बचा नहीं, बैलेंस शीट अब हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसका कहानी ओवर। अब नीचे वाला पार्ट देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स रियलाइज फ्रॉम द एसेट्स। तो प्लांट एंड मशीनरी से आपको 1,02,000 मिला, तो 1,02,000 प्लांट एंड मशीनरी का मिला है, फिक्सचर का 18,000 मिला, 84,000 आपको स्टॉक का मिला, एंड सन्नी डेटर से 44,400 मिला। टोटल आपको जो मिला है 2,48,400 मिला। तो अब आप ना रियलाइजेशन अकाउंट में लिखो जो मिला, ये आपका फ़ायदा है, और इस फ़ायदे के कारण आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो बाई कैश एंड बैंक करके, बाई कैश एंड बैंक, और जो जो आपको मिला है वो लिखते जाइए। प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको मिला है 1,02,000 रुपये, आपको फर्नीचर के लिए मिला है, फिक्सचर्स के लिए 18,000, 18,000, फिर आपको मिला है 84,000 स्टॉक के लिए, 84,000 स्टॉक का, और आपको मिला 44,400 डेटर्स। तो सन्नी डेटर्स आपको मिला है 44,400, और इन सब का टोटल जो आपको मिला है वो अमाउंट है 248,400। अब आपको दोबारा डिस्क्रिप्शन डालने की ज़रूरत नहीं है। कैश एंड बैंक अकाउंट में आप जाओगे, कैश एंड बैंक में आप लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट करके यू विल राइट सन्ड्री एसेट्स। आपको जो ये मिला है वो सन्ड्री एसेट्स के अगेंस्ट में मिला, और अमाउंट है 248,400, 2,48,400। अब आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्रेडिटर्स को अपने 5% डिस्काउंट मिला और 1,500 रुपये अपने खर्चा कर दिए, ठीक है, और एक 4,200 का सेल्स टैक्स का बिल पे किए। तो ये 3 तो पेमेंट कर रहे हैं आप, तो 3 पेमेंट कर दीजिए ना, क्रेडिटर्स को 5% लेस करके पेमेंट करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आइए और आप यहाँ पर लिखेंगे, पेमेंट करेंगे तो आपका ये एक्सपेंस है, क्योंकि आप तो क्रेडिटर्स को 0 कर चुके हैं, तो वट एवर अमाउंट यू विल पे वही आपका एक्सपेंस माना जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक करके अब आप लिखेंगे क्रेडिटर्स को आपने कितना दिया, तो क्रेडिटर्स को आपने दिया है 95% ऑफ 48,000 कर देंगे। तो 48,000 का 95% आता है 45,600, 45,600। तो ये क्रेडिटर्स को दे दिया मैंने 45,600। एक्सपेंसेस अपने किए हैं कितने का, तो बोलते हैं 1,500 का खर्चा कर दिए, और अपने सेल्स टैक्स भी पे किए हैं। तो सेल्स टैक्स कितना पे किए हैं, 4,200 का सेल्स टैक्स पे किए हैं, तो 4,200 भी हमें देना पड़ेगा।
तो टोटल पेमेंट हमने कितना कर दिया वो अपने टोटल कर सकते हो। तो 45,600 प्लस 1500 प्लस 4200 51,300 का पेमेंट अपने कर दिए। और ये 51,300 का पेमेंट अपने रियलाइजेशन कैश एंड बैंक में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, और यहाँ पर आप लिखोगे सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, 51,300। और सब कुछ बचा नहीं, नथिंग लेफ्ट, तो दैट मीन्स कि कंप्लीटेड। नाउ व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल complete the realization account. After completing realization you will move towards partners capital and finally the cash and bank will tally। तो ये ध्यान रखना है, अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में यू शुड राइट 48,000 प्लस 248,400। तो इधर का क्रेडिट साइड का टोटल है 296,400, डेबिट साइड का माइनस करते हैं 1,08,000 माइनस 24,000 माइनस 60,000 भी माइनस 48,000 माइनस एंड माइनस 51,300। तो 5,100 बैलेंस बचा। ये 5,100 का प्रॉफिट हो गया। तो आप लिखेंगे 5,100 का प्रॉफिट, 5,100 का प्रॉफिट, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अल्टीमेटली पार्टनर्स में बट जाएगा। तो पार्टनर्स पी क्यू आर है, पी क्यू आर इन तीनों में बांट दीजिए। तो डिवाइडेड बाई 5 क्योंकि रेशियो है 2:2:1 का, तो इसका हो जाएगा आपका 2040 2040 एंड 1020। तो 5,100 डिवाइड हो गया। फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, अदरवाइज बाद में दिक्कत आएगी। 48,000 प्लस 248,400, टोटल 296,400 माइनस करेंगे उससे 1,08,000 और माइनस करेंगे 24,000 माइनस करेंगे 60,000 और माइनस 48,000 माइनस 51,300 माइनस करेंगे 5,100 आ रहा है। ये क्लियर है। तो आपका 5,100 प्रॉफिट का फिगर आ गया। ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाएगा तो आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट। अब रियलाइजेशन प्रॉफिट ये जो है 5,100, ये आप इसे सभी को दे दीजिए 2040 1020। अभी आप देख सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो जो भी है सबको रिफंड ही मिल रहा है। तो टू बैंक करके आप क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे सबको, टोटल करके उनको रिफंड कीजिए। तो रिफंड करने का एंट्री करना होगा। तो रिफंड करने के लिए एंट्री हो जाएगा 1,20,000 प्लस 24,000 प्लस 2040 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप रिफंड करेंगे 146,040। क्यू का हो जाएगा 48,000 प्लस 24,000 प्लस 2040। तो क्यू को रिटर्न करेंगे 74040 और आर का करेंगे 24,000 प्लस 12,000 प्लस 1020। तो ये हो जाएगा 37,020। ठीक है। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर अपने पेमेंट करने का एंट्री कर दिया। अब इसके बाद आपका क्या होगा, तो यही जो आपका फिगर आया ये आपको कैश एंड बैंक में लिखना है। तो यू विल राइट बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल पी क्यू एंड आर। आर का मेरे कैलकुलेटर में दिख रहा है 3020, वो लिख दिया। पी का 1,46,40 1,46,040 रुपये और इसका है 74,040 74,040। अभी अपने कैश एंड बैंक अकाउंट को टोटल करेंगे और टोटल करके निकालेंगे कितना आता है। तो ये 74,040 प्लस 146,040 प्लस 51,300, ये इधर में हो गया 3,08,400 308,400 और इस साइड में भी कर लेंगे माइनस 60,000 माइनस 248, तो टैली हो गया 3,08,400। एकदम ही सिंपल सा सम था, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस था ही नहीं। आप देखें एग्ज़ाम में ये एकदम बच्चा लेवल का सम्स है, इसमें कोई भी कहानी
या टर्न ट्विस्ट नहीं है। ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का। अब यहाँ से एक अच्छा सम्स है दिस वन, जिसमें आपका जनरल एंट्रीज का पूरा टेस्ट हो जाता है। हाँ, डेफिनेटली इसमें टाइम इन्वेस्ट होगा थोड़ा, और कंसेप्चुअल सम है। साथ में मैं पहले ही बोल के रखूँ, आंसर इसका जो अल्टीमेट आंसर मैच करेगा, जो आपका डेफिसिट है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है रियलाइजेशन लॉस, ये नहीं मैच कराने जाएंगे। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल जो यहाँ पे रीड राइट का ये है, ये मैच करना चाहिए। अदरवाइज़ यदि एक चीज़ जानते हैं हम लोग, कोई चीज़ अलग से लेजर बन के और फिर उसका नेट रिजल्ट रियलाइजेशन में जाए या पार्टनर्स कैपिटल में जाए या अपने डायरेक्टली उसे रियलाइजेशन में कर दे, तो मैं जिस पॉलिसी को लेके चलता हूँ वही लेके कर रहा हूँ। इस कारण से आंसर 6300 रियलाइजेशन लॉस जो है वो मैच नहीं करेगा, बट आपको घबराना नहीं है। अब ऐसा होता है कि आंसर मैच नहीं किया तो पहले से तो बोल रहा हूँ कि नहीं करेगा। अब अपने इसके लिए क्या, इस सम्स को आंसर मैच कराने के लिए, वो भी रियलाइजेशन प्रॉफिट का आंसर मैच कराने के लिए अपने अल्टीमेटली क्या करें, पॉलिसी को चेंज कर दें? तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। आप तरीका एकदम एक ही रखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और अल्टीमेटली एक चीज़ आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने बोले थे कि एक फिल्म था चेन्नई एक्सप्रेस, और उसमें हम लोग बात बोले थे कि या तो आप रामेश्वरम में डालें या तो आप गोवा में डालें। गोवा से बहते हुए रामेश्वरम में चला ही जाएगा, तो या तो डायरेक्ट रामेश्वरम में डालें। तो कोई चीज़ कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाता है, या आप डायरेक्टली उसे रियलाइजेशन अकाउंट में डालें। अल्टीमेट इफेक्ट रियलाइजेशन का भी तो नेट रिजल्ट पार्टनर्स कैपिटल में ही जाता है, तो ये वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ऐसे आंसर लर्न करके पढ़ा पाना, या ये मेरे फितरत में है नहीं, तो मैं तो अपने लॉजिक से ही जाऊंगा। ये सम्स में देखिए क्या है, रीड राइट एंड ऐड, ये 3 पार्टनर है, RWA, ये तीनों पार्टनर है, एंड ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। इस बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अमाउंट इधर उधर है, तो डेफिनेटली इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। कैसा, तो बोलते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है। ये प्लांट एट कॉस्ट है, तो ये फर्नीचर एंड फिटिंग्स है। आपका स्टॉक का फिगर 10,400 है, डेटेस्ट 18,400, प्रोविज़न 400, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का फिगर 15,000, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क 18,000, 10,000, एंड कैश एंड बैंक का फिगर है 8,000। तो ये थोड़ा सा अलाइनमेंट का गलती है, इधर में भी वही है, आप देख सकते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 12,400, एंड ये लोन का फिगर है 6,200, सिंडिकेटर 17,800, और बाकी कैपिटल है, और ऊपर में रीड्स का लोन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रीड का लोन भी दिया हुआ है। चलिए अभी फटाफट से, हमारा तो पहला ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि मुझे जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है उसे क्लोज कर देना है। ठीक है, क्लोज कर देना है। तो मैं बैलेंस शीट में या तो यदि क्लोज नहीं कर पाऊँ तो अपने उसके लिए क्या करते हैं, अलग से लेजर खोलते हैं, और इसके बाद क्लोज करने से पहले अपने चाहे तो एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ के पहले सॉल्व कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं, वर्बल डिस्कशन पहले कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है पहला नंबर मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। तो पहला नंबर है ऐड, मतलब एक पार्टनर है ऐड, हैड टेकन अ लोन फ्रॉम इंश्योरर्स, ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनी से उसने लोन ले रखा है फॉर 5,000 ऑन द सिक्योरिटी ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। लो भाई, ऐड ने क्या, एक पार्टनर ने क्या गलती कर रखा है, या जो भी ये परमिशन से कर रखा है, गलती क्या बोले इसे, कि वो फर्म का जॉइंट लाइफ पॉलिसी को मॉर्गेज कर दिया, और मॉर्गेज करके उसने क्या किया है, 5,000 रुपीज़ का लोन लिया है, पर्सनल लोन। ये फर्म का लोन नहीं है, दिस इज द पर्सनल लोन टेकन बाय ऐड इन हिज ओन नेम। बट एसेस मॉर्गेज कौन सा है, फर्म का। ध्यान दीजिएगा, यही यहाँ पे ट्विस्ट है। द पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड, और पॉलिसी को सरेंडर कर दिया गया, एंड द इंश्योरेंस पेड अ सम ऑफ 10,200, और इंश्योरेंस कंपनी ने 10,200 दिया, आफ्टर डिडक्टिंग 5,000 फॉर एड्स लोन एंड 300 एज इंटरेस्ट देयर ऑन। क्या मतलब है, 10,200 इंश्योरेंस कंपनी फर्म को दिया, वो साथ में 5,000 रुपये
जो ऐड ने मतलब एक पार्टनर ने जो पर्सनल लोन ले रखा था उसको डिडक्ट करने के बाद प्लस इंटरेस्ट का 300 रुपया उसी लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट का बनता है उसको डिडक्ट करने के बाद 10,200 फर्म के हाथ में आया। यानी आपने बोल सकते हैं क्या कि टोटल उस के अगेंस्ट में कितना बेनिफिट हुआ, तो बोल सकते हैं हाँ, आप यहाँ यहीं पर कैलकुलेशन बैठा सकते हो। बोले देखो क्या बोला, 10,200 तो फर्म को मिल गया, प्लस 5,000 रुपये डिडक्ट किया था, 300 रुपये इंटरेस्ट के लिए कट कर लिया, तो सबको यदि ऐड करेंगे तो टोटल हो गया 15,500। यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट में फर्म को 15,500 रुपये का बेनिफिट हुआ। लेकिन हाथ में 15,500 नहीं आया, 15,500 हाथ में नहीं आया, समझ रहे हो बात? हाथ में तो आया सिर्फ 10,200, तो भाई 5,300 क्यों नहीं आया? तो इंश्योरेंस कंपनी बोला ये 5,300 मैं इसलिए कट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने लोन लिया था, मतलब कि तुम्हारे पार्टनर ने लोन लिया था, मैं वो कट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के पास मान लो तीनों पार्टनर है, RWA, रीड राइट एंड ऐड। तो ए ने क्या किया था, लोन लिया था और एसेट्स गिरवी रख दिया किसका, फर्म का। तो जब एसेट्स रखा फर्म का गिरवी और लोन है उसका पर्सनल, लोन है उसका पर्सनल, समझ में आ रहा है बात? तो यदि लोन है पर्सनल और एसेट्स है फर्म का, तो जब वो लोन मतलब कि वो एसेट्स मैच्योर्ड हुआ, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जब सरेंडर किया गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 10,200 ही हाथ में पकड़ा है। बोला क्यों? बोला देखो 5,000 ए ने लोन लिया था वो मैं कट कर रहा हूँ और उस लोन के ऊपर 300 रुपये इंटरेस्ट भी कट कर रहा हूँ। बस यहीं रुककर आप जनरेटरी सोचो इसका, समझ में आ रहा है? इसका जनरेटरी क्या होगा यदि हम लोग सोचते हैं तो बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। यहीं पर यदि मैं जनरेटरी सोचूं तो क्या जनरेटरीज होगा, तो बोलते हैं देखो ये है इंश्योरेंस कंपनी, फिर से मैं बोल दूं ये है इंश्योरेंस कंपनी IC, ये है फर्म, ठीक है? फिर से समझा रहा हूँ बेटा कि कहीं कोई आपका चांस ना रहे। रीड राइट एंड ऐड, ये 3 पार्टनर है और ना ए को लोन चाहिए था, तो ये है ए को इंश्योरेंस कंपनी से लोन लिया। कितने का लोन लिया? तो बोलते हैं 5,000 रुपये का लोन ले लिया और ये लोन लेने के बाद ये लोन 5,000 का है। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कुछ सिक्योरिटी दो, गारंटी दो, तो यहाँ का जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इनका एसेट्स था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये वाला एसेट्स यहाँ पर मॉर्गेज कर दिया, मॉर्गेज, समझ गए? ये सिनारियो था। अब इंश्योरेंस कंपनी जब ये पॉलिसी मैच्योर्ड हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया कि फर्म को कितना रुपया दिया? बोला 10,200 फर्म के हाथ में दिया, 10,200, और बोला मैं ये 5,000 रुपये अपना क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। क्या किया इंश्योरेंस कंपनी ने? तो बोला एडजस्टेड क्या, लोन, कितने का, 5,000, और दूसरा क्या, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी 300। तो क्वेश्चन ये है कि यदि हमने ये एडजस्टमेंट नहीं किया होता, यदि अपने ये एडजस्टमेंट नहीं किए होते, इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं किया होता, तो यहाँ पर अमाउंट क्या होता, और ज़्यादा आता। यहाँ पर अमाउंट आपका बहुत ज़्यादा आता। तो इसका मतलब है कि कितना ज़्यादा होता, तो ये 5,300 और हाथ में आता। ये वाला रुपया जो एडजस्टमेंट हुआ वो एडजस्टमेंट नहीं होता, तो यहाँ पर 10,000 जो आप अमाउंट देख रहे हो वो 10,200, उसके जगह पे 15,500 होता। अब हम जनरेटरीज करें फर्म के बुक में, यहाँ हम जनरेटरी सोच रहे हैं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप जनरेटरी सोचोगे तो फर्म अपने बुक में क्या एंट्री करेगा? तो फर्म करेगा भाई, फर्म के पास कैश आया, फर्म के पास क्या आया, कैश, कितना, 10,200। फर्म के पास कैश आया 10,200, और फर्म के पास क्या आया? तो फर्म के पास आया नहीं आया। क्या नहीं आया भाई? तो बोलते हैं वो कहाँ पे चला गया? तो ए ने ले लिया,
तो इंश्योरेंस कंपनी ने 5,300 कमती दिए, तो 5,300 कमती दिए क्यों दिए? क्योंकि ए का था, तो फर्म बोलेगा ठीक है मैं ये रुपए ए से लूँगा, इसीलिए ए को अपना डेटर बनाएगा, तो ए इज़ कैपिटल डेबिट 5,300। दो चीज़ हुआ। और फर्म का जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट्स है वो गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट्स गया, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट्स उसके बुक में है कितने का वो देख लीजिए। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 15,000 रुपये का, आप देख सकते हो 15,000 रुपये का, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15,000 का गया, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट को जो मुझे ध्यान आ रहा है कि इंस्टीट्यूट ने ऐसे किया है, तो 500 रुपये को वो लेके गया रियलाइजेशन अकाउंट, यानी इन्होंने इस ट्रांजैक्शंस के ऊपर इंडिविजुअली प्रॉफिट कैलकुलेट किया। हम लोग तो यही चीज़ जानते हैं, हम लोग जेएलपी को उठाकर क्लोज कर देते कहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। जेएलपी को उठाकर कहाँ क्लोज कर देते? रियलाइजेशन अकाउंट में, और उसके अगेंस्ट में जो भी मुझे मिलता वो मैं वही उसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज कर देते, तो जेएलपी अकाउंट का लेजर नहीं खोलना पड़ता। बट सपोज कर लो कि जेएलपी का लेजर भी आपको खोलना पड़ता, तो कुछ ऐसा सीन होता, आपको ये मैं दिखा दिया। क्लियर है ये? तो ये एंट्री ऐसा बना, ए को क्यों डेटर बनाए वो भी क्लियर कर दिया मैंने। जेएलपी एसेट्स हमारा डिक्रीज हो गया, और रियलाइजेशन अकाउंट को यदि मैं ये एंट्री कर रहा हूँ दैट मीन्स कि ये क्लियर हो गया कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी रियलाइजेशन में क्लोज नहीं होगा, सेपरेट अकाउंट बन रहा है, तभी ये एंट्री जेएलपी के थ्रू हुआ। यदि हम रियलाइजेशन में उसे क्लोज कर ही दिए होते तो उस केस में ये जेएलपी के थ्रू नहीं होता, फिर सीधा डायरेक्टली पूरा अमाउंट जाकर रियलाइजेशन में चला जाता। तो ये दो तरीका है आपका, मैं बता दिया कि ये जेएलपी वाला रूट लेकर अपने कर रहे हैं एक बार। अब अपने बात करें तो उससे रिलेटेड हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व भी बना रखे हैं 12,400, तो बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व की ज़रूरत नहीं है। इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को अपने क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में बांटते हैं, तो यहाँ पर हमको जो ध्यान आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को भी उन्होंने रियलाइजेशन में क्लोज कर दिया कि अब इस लाइबिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी, हालांकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल में ही बंटना चाहिए। कोई पर्सन यदि इसे डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में बांटता है तो वो भी सही है। अल्टीमेट इफेक्ट और अल्टीमेट आंसर विल रिमेन सेम, चाहे आप जेएलपी रियलाइजेशन में अकाउंट में ले जाइए या आप डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाके करिए, क्या फ़र्क पड़ता है, अल्टीमेट आंसर आपका मैच कर जाएगा। ये था पहला नंबर पॉइंट का डिस्कशन। नंबर बी, दूसरे नंबर पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या बोलता है। तो सेकेंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ, लिखा है वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक सम ऑफ द पेटेंट्स हुज बुक वैल्यू वाज 6,000 एट ए वैल्यूएशन ऑफ 4,500। क्या मतलब है कि एक क्रेडिटर्स मेरा पेटेंट्स ले रहा, उस पेटेंट्स का बुक वैल्यू 6,000 है, मतलब उस पेटेंट्स का मेरे लिए मेरे बुक में कीमत 6,000 है, लेकिन अगला ले रहा है 4,500 में, तो मैं तो 4,500 से एंट्री करूँगा। मतलब कि यदि क्रेडिटर्स लेके जा रहा है तो मुझे उसका एंट्री करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पेटेंट्स क्लोज कर रखा है, क्रेडिटर्स क्लोज कर रखा है। बट हमारे मन में ये बात आ गया कि इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या है, तो बोलते हैं इसका इफेक्ट ये है कि आपका जो क्रेडिटर्स है वो 4,500 से कम हो गया, 4,500 से कम हो गया, और आपका जो पेटेंट्स है उसका बुक वैल्यू 6,000 से कम हो गया। आप तो उसे ऐसे जीरो कर चुके हैं, रियलाइजेशन में क्लोज कर दिए। तो अभी यदि आप कैलकुलेशन साइड बाय साइड चला रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पेटेंट्स है वो अब 6,000 से बुक वैल्यू वाइज कम हो गया। तो केवल और केवल आपका इसका इम्पैक्ट है कि आपको इसको नोटिस करने वाला बात है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई जर्नल एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई जर्नल एंट्रीज नहीं आएगा, केवल और केवल आपको इसका क्या करना है, ट्रीटमेंट, मतलब कि दिमाग में नोटिस करके रखना है, ओके मेरा क्रेडिटर 4,500 से कम हो गया, ओके मेरा 6,000 रुपये से मेरा बुक वैल्यू ऑफ जो पेटेंट्स है वो कम हो गया। इसका मतलब ऐसे तो आप जीरो कर रखे हो, पेटेंट्स आपका था कितने का वो देख लीजिए, पेटेंट्स आपका था कितने का, तो 10,000 रुपये का था। पेटेंट्स इन ट्रेडमार्क ये रहा, तो 10,000 का जो पेटेंट्स इन ट्रेडमार्क है उसमें से 6,000 का
वैल्यू आप पूरा 10,000 को जीरो कर रखे हो, तो आपके मन में चलना चाहिए ओके 6,000 वाला तो गया, 4,000 का बच्चा है, उसका काम क्या आएगा, अब आगे जाकर बोलेगा, आगे जाकर देखना भविष्य में इसको यूज़ करेगा अगले पॉइंट में या उसके आगे वाले पॉइंट में। तो ऐसे ऐसा इसका कोई यूज़ अभी नहीं है, हम लोग केवल और केवल इसको नोटिस करने वाला बात है। यानी पॉइंट नंबर 2 में आप केवल नोटिस कीजिए, कोई एंट्री नहीं है, ध्यान दीजिए, नोट करिए, नोट करके रखिए और कोई एंट्री नहीं है इसमें। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी में क्या है आप देखो, तो पॉइंट नंबर सी अपने पढ़ रहे हैं अब, और सी में बोल रहा है द फर्म हैड प्रीवियसली परचेज्ड सम शेयर्स इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, हैड प्रीवियसली परचेज सम शेयर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, हैड रिटन देम ऑफ ऑन फाइंडिंग देम यूजलेस। फर्म ने खरीदा था शेयर्स और मान लिया था कि ये शेयर्स कुछ भी उसे नहीं दिलाएगा, उसके लिए ये वर्थलेस है, और ऐसा मानकर उसने उस शेयर्स को राइट ऑफ कर दिया था, जीरो कर दिया था। मतलब आज शेयर्स का वैल्यू जीरो है बुक्स में। द शेयर्स वर नाउ फाउंड टू बी वर्थ 3,000, बोला कि अब शेयर्स का कीमत 3,000 है, एंड द लोन क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट द शेयर्स एट दिस वैल्यू, और बोला कि लोन क्रेडिटर्स मतलब कि जो मेरा लेंडर है वो 3,000 से लेने के लिए 3,000 में लेने को तैयार हो गया। आज के डेट में मेरा शेयर्स का वैल्यू क्या है, जीरो, और मेरा लोन क्रेडिटर भी जब हमने उसे लोन को रियलाइजेशन में क्लोज कर दिया तो उसका भी वैल्यू क्या है, जीरो। तो यदि लोन जीरो, लोन मतलब शेयर्स जीरो, तो मुझे एंट्री करने की क्या ज़रूरत है, केवल आपको दिमाग में होना चाहिए कि मेरा लोन क्रेडिटर 3,000 से कम हो गया और इसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप इसको केवल और केवल नोट करके रखेंगे कि इसका एज सच आपका कोई यूज़ अभी एंट्री नहीं करना है, नोट है ये, नोटिस करके रखिए। ये जो लोन ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक है ना 6,200, तो इसका मतलब उसमें से 3,000 कट गया, केवल ये दिमाग में रखिए। यानी कैश आगे देना पड़ा तो 6,200 माइनस 3,000 आपको सिर्फ 3,200 देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी बहुत अच्छा बात है, सम्स को पढ़ा के आपको उलझा के रखा है कि केवल आपको पढ़ना है, टाइम लगाइए, करना कुछ नहीं है। यदि इसे किसी मतलब फटाफट से कोई पढ़ ले तो आप समझ ही रहे कि इसमें टाइम नहीं लगना है, सम्स बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल और केवल फर्स्ट टाइम करेंगे तो थोड़ा टाइम लग रहा है। डी नंबर पॉइंट पढ़ेंगे कि डी क्या बोल रहा है। डी नंबर पॉइंट बोल रहा है द रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज द फॉलोइंग अमाउंट, बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी पे कितना मिला, फिक्सचर्स पे कितना, स्टॉक पे कितना, डेटर्स पे कितना, पेटेंट्स 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। अब पेटेंट्स 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू, पेटेंट्स आपके पास है कितना, तो आप देख सकते हैं पेटेंट्स का वैल्यू कितना है। तो पेटेंट्स ढूंढेंगे तो ये रहा पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, उसमें से ये 10,000 आपका अल्टीमेटली याद होगा, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क से रिलेटेड बात हम लोगों ने कहीं पढ़ा था, और वो था पॉइंट नंबर बी में, क्या था, वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक सम ऑफ द पेटेंट्स वाज बुक वैल्यू वाज 6,000। या आ गया ना काम कि आपके पास पेटेंट 6,000 का था, सॉरी 10,000 का था, उसमें से 6,000 का पेटेंट्स आपका ऑलरेडी क्रेडिटर्स ने ले लिया था 4,500 में, तो अभी अपने को तो 4,500 का एंट्री कुछ नहीं किए, लेकिन अब हमारे पास पेटेंट 10,000 में से 6,000 निकल गया, तो बचा हुआ पेटेंट 4,000 का है, और उस 4,000 का वैल्यू करने बोला 50% ऑफ द पेटेंट्स 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू पे रियलाइज हुआ, तो 4,000 का 50% आप देख लो, आपका पेटेंट्स रियलाइज हो गया कितना, 2,000, ये 2,000 हो गया। कैसे आया, टोटल 10,000 का है, जिसमें से 6,000 मेरे पास है ही नहीं, क्रेडिटर्स ने ले लिया, तो बचा हुआ 4,000 का, और 4,000 का 50% हमने किया तो 2,000। वर्किंग करके दिखाएंगे, अभी तो केवल आप समझ रहे हो। फिर द लायबिलिटीज वर पेड एंड द टोटल डिस्काउंट ऑफ 500 वाज अलाउड बाय द क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर आपका क्रेडिटर्स से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका क्रेडिटर्स से आपको क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया 500 रुपये। तो क्रेडिटर्स को आपने दिया कितना, आप देखो ठीक से, क्रेडिटर्स मेरा है कितने का वो भी देख लीजिए, 17,800 का है। और मैंने आपको क्रेडिटर्स से रिलेटेड एक बात कहीं बोला था, क्रेडिटर्स आपका जो है वो पेटेंट्स लेने को तैयार हो गया था, तो आपका क्रेडिटर्स 4,500 से कम हो गया था, तो 17,800 का क्रेडिटर्स है, 17,800 उसमें से 4,500 माइनस हो गया,
तो 13,300 का क्रेडिटर्स है, उसमें से 500 और आपको डिस्काउंट मिल गया तो 12,800 का पेमेंट आप क्रेडिटर्स को कर दीजिए। तो ये आपको बोल रहा है कि 12,800 का पेमेंट आप क्रेडिटर्स को कर दीजिए। ये बात आपको पॉइंट नंबर कहाँ पर मिला? तो पॉइंट नंबर ई के अंदर में आपको दिखाई दिया कि क्रेडिटर्स को मुझे 500 रुपये डिस्काउंट लेने के बाद पेमेंट कर दिया। द एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन अमाउंट रुपीज 2300 का आपको खर्चा आया है इस पूरे प्रोसेस में। प्रिपेयर द रिलेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द कॉलमनर फॉर्म। तो ये आपको सारे चीज़ करने हैं। चलिए फटाफट से आपको जो जो बनाना है वो तो बनाना ही है। अपने लेजर खोल लेते हैं। तो ये है सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, फटाफट से ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और इसके अंदर में आप फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हो। पहला आप बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको जो बनाना है, इसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 कॉलम हैं, वो वैसे 3 कॉलम्स ड्रॉ कर दीजिए। थ्री कॉलम्स इसके बाद आपका कैश एंड बैंक अकाउंट बना दीजिए, कैश एंड बैंक। चलिए फटाफट से अब हम लोग इसके अंदर में भर देंगे कि किस किस के लिए क्या बना रहे हैं। रीड है, राइट है एंड ऐड है। 3 जन हमारे पार्टनर हैं, तो वैसे लिखेंगे रीड, राइट एंड ऐड। हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल। इधर में भी वही लिखेंगे रीड, राइट एंड ऐड। चलिए इधर में आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट बन रहा है, तो यू विल राइट रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, और नीचे में आप बना रहे हो कैश एंड बैंक अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट। और एक आप छोटा सा और बना ले रहे हो, दैट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। बहुत बड़ा नहीं बनेगा, छोटा सा बना लेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। और कुछ वर्किंग्स करेंगे टाइम टू टाइम, जो हम लोग डिस्कशन किए थे वो सारा चीज़ वर्किंग्स भी करके दिखाएंगे। सबसे पहले जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी खोल रहे हो ना लेजर, तो उसे रियलाइजेशन में क्लोज मत करना। यदि हमने लेजर नहीं खोला होता तब जाकर हम उसे क्या करते, रियलाइजेशन में क्लोज कर दिए होते। बट हम लेजर खोल रहे हैं तो उसे अलग से हम अकाउंट में लिखेंगे। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, सम्स देखना है, और सम्स देखकर आपको सबसे पहले इस बैलेंस शीट को क्लोज करना है। तो पहला प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 30,000 है, तो प्लांट एंड मशीनरी मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो 2 प्लांट एंड मशीनरी 30,000 पहला आइटम हो गया। सो अपने जो नेक्स्ट आइटम है दैट इज़ फिक्सचर एंड फिटिंग्स, उसको क्लोज करेंगे। तो फिक्सचर्स है 2,000 रुपये का, तो 2FF।
2000. Then stock 10,400. Stock 10,400. स्टॉक के बाद है आपका डेटर्स 18,400. देखना बुक वैल्यू पे क्लोज करना अपने को. तो डेटर्स का फिगर हो गया 18,400. तो आप लिखेंगे टू डेटर्स 18,400 और बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दैट इज 400. उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी. और आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए आपने क्या किया है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15,000 है और उसके लिए आपने लेजर खोला है. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए आप क्या करोगे, तो आप लेजर में जाकर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 15,000. नेक्स्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बाद आपको दिख रहा होगा दैट इज पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क 10,000 है. तो पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क को आप क्लोज करोगे. पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क $10,000 अपने क्लोज कर दिए. पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क के बाद आपका हो गया कैश एंड बैंक है जिसका फिगर 8,000 है. तो कैश एंड बैंक को आप कैश बुक बनाई है, वहाँ पे जाके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये फिगर होगा आपका 8,000 फेवरेबल बैलेंस है. तो आपका कैश एंड बैंक भी आ गया. आपका रीड्स लोन है 15,000 रुपये. तो आपको अलग से रीड्स का लोन अकाउंट का खोलने की जरूरत नहीं, आप पेमेंट कर दो, डायरेक्टली पेमेंट करेंगे. ये कोई थर्ड पार्टीज लायबिलिटीज़ नहीं है किसी आप जाकर रियलाइजेशन में क्लोज करेंगे. तो आप रीड्स लोन को डायरेक्टली पेमेंट कर दो. पेमेंट करने का एंट्री होगा रीड्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक. सो बाई रीड्स लोन करके आप 15,000 लिख दो. बाई रीड्स लोन 15,000. अच्छा मैंने ऐसे पेमेंट कर दिया यहाँ पर, ये मान कर के फर्म में रुपया है. और एक बात और ध्यान रखना, ये है ये क्लियर कि सभी पार्टनर सॉल्वेंट है. तो यदि ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, तो यदि डेफिसिट हुआ भी तो घर से लाकर यहाँ पर कोई पेमेंट करके ये लोन चुकाना पड़ेगा. कैपिटल से पहले प्रायोरिटी पार्टनर्स लोन का होता है, इसलिए मैंने पार्टनर्स लोन को चुकाया पहले. नेक्स्ट आ जाएंगे अपना लायबिलिटी साइड में. कैपिटल दिख रहा है 30,000, 10,000 और 2,000. तो वही लिख देंगे कैपिटल अकाउंट में. बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैपिटल का लिख दीजिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, 10,000, 2,000. कैपिटल अकाउंट के बाद आपको नेक्स्ट दिखाई देगा कि आपका संडे क्रेडिटर्स है और संडे क्रेडिटर्स का बैलेंस 17,800 है. तो क्रेडिटर 17,800 आप क्लोज करेंगे रियलाइजेशन में बाई क्रेडिटर्स 17,800. नेक्स्ट क्रेडिटर्स के बाद आपको दिख रहा होगा लोन ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक. सो ये लोन आप 6,200 दिखाइए. तो बाई लोन 6,200. लोन के बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व. जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व आप इसे डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में भी बांट सकते हैं और आप चाहें तो रियलाइजेशन अकाउंट में ले सकते हैं. तो बाई JLP रिजर्व 12,400. JLP रिजर्व 12,400. आप पार्टनर्स कैपिटल में बांटते तो उससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बाई JLP रिजर्व करके आप यहाँ ये ना करके आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे बाई JLP रिजर्व लिख सकते थे. यहाँ पर अमाउंट आ जाता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. अल्टीमेट इफेक्ट विल रिमेन सेम. दोनों अल्टीमेट इफेक्ट सबका एक ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हाँ आपका जो रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस है वो डिफ़र करेगा. मुझे जहाँ तक फीलिंग आ रहा है कि यहाँ दिखाने से आंसर मैच करेगा, मैं वही कर रहा हूँ. बट आप चाहते तो वहाँ पे भी लेते और मैं पहले ही बोल दिया आंसर मैच. मुझे JLP मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर मैच कराना कोई मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है. फिर अपने आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या है,
पॉइंट नंबर 1 हम लोगों ने एंट्री किया था, याद है, एंट्री लिखकर हम लोगों ने किया था, और इसका जर्नल एंट्रीज आया था जॉइंट लाइफ पॉलिसी में। आप लिखेंगे क्या, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का लेजर खोले हो और बाई करके आप लिखोगे बैंक। इंश्योरेंस कंपनी से आपको 10,200 मिले और बाकी रुपया किसने ले लिया था, तो ऐड ने ले लिया था, तो बाई एड्स कैपिटल 5300। ऑब्वियसली इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट आपको दो जगह दिखाना पड़ेगा, तो कैश बुक में लिखेंगे 2JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी, आप दिखाएंगे 10,200, और आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे 2JLP, और आप ऐड के कैपिटल को डेबिट करेंगे 5300 से, क्योंकि ऐड ने वो रुपये JLP का फ़ायदा ऐड ने लिया। अभी आप देख सकते हैं कि JLP अकाउंट में जो बैलेंस बचा दैट इज़ हाउ मच, वो कैलकुलेट कर लीजिए कि डिफरेंस हमारा बचा कितना, तो 500 का डिफरेंस आया एंड दैट विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो आप उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ले जा रहे हो, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट आप यहाँ पे लिख दिए 500 बैलेंसिंग फिगर, ये प्रॉफिट हो गया आपका। ये 500 का जो प्रॉफिट है वो आप रियलाइजेशन अकाउंट में लिखोगे बाई प्रॉफिट ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी 500। जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये बात आप यहाँ पर मेंशन कर दिए। नेक्स्ट आ जाएंगे कि हमारा पहला नंबर पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर बी में मैंने बोला था सिर्फ ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर सी में भी बोला था मैं केवल नोट करिए, कुछ करना नहीं है। डी में है कि द रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज द फॉलोइंग अमाउंट, तो जो अमाउंट आपको मिला वो आपको वहाँ पर दिखाना है। तो प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट में 17,000 मिला है, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे आपका क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो आपको मिला वो फ़ायदा है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी को आप जीरो कर चुके हैं, तो बाई बैंक करके यू विल राइट प्लांट एंड मशीनरी 17,000 आपको प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट में मिला। नेक्स्ट है फिक्सचर एंड फिटिंग्स के अगेंस्ट में 1000 मिला, फिक्सचर एंड फिटिंग्स 1000। नेक्स्ट 9,000 मिला है स्टॉक के अगेंस्ट में, स्टॉक 9,000। उसके बाद है आपका डेटर्स 16,500, तो डेटर्स 16,500। आपका डेटर्स 16,500। और उसके बाद पेटेंट्स आपको मिला है 2,000 रुपये रियलाइज़ हुआ है, तो आप पेटेंट्स वैसे ही दिखाएंगे। पेटेंट्स आप चाहें तो वर्किंग कर सकते हैं, आप चाहें तो यहीं पर ऐसे दिखा सकते हैं कि टोटल पेटेंट्स 10,000 का है, उस 10,000 में से 6,000 का पेटेंट्स क्रेडिटर्स ने ले लिया था, और बचा हुआ आपको रियलाइज़ हुआ एट द रेट ऑफ 50%, तो बचा हुआ वैल्यू आपका 2,000 पेटेंट्स का मिला। ये टोटल अपने कर देंगे, तो ये कितना अमाउंट हमारा रियलाइज हो गया वो निकल आया, तो 17,000 प्लस 1,000 प्लस 9,000 प्लस 16,500 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 45,500 हमें रियलाइज हुआ 45,500। अब ये 45,500 आप क्या करोगे, तो बोलते हैं अपने कैश एंड बैंक में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और उसके नीचे लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, और अमाउंट होगा 45500। 45,500 मेरा सन्ड्री एसेट्स का रियलाइज हो गया, तो ये एंट्री अपने सन्ड्री एसेट्स को रियलाइज करने के लिए कर लिए। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्या बोला, द लायबिलिटीज वर पेड इन द टोटल डिस्काउंट ऑफ 500 वाज अलाउड बाय द क्रेडिटर्स। तो मेरा क्रेडिटर्स है कितना अपने को पता है, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे पेमेंट जो कर रहे हो क्रेडिटर्स को वो लिखना है आपको, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैंक, उसके नीचे लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को आपने कितना पेमेंट किया वो देखो, तो क्रेडिटर्स का फिगर है 17,800, तो विल राइट हियर 17,800, उसमें से माइनस, याद है क्रेडिटर्स ने आपका पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क लिया था कितने में, एग्रीड वैल्यू उसका हुआ था 4,500, तो माइनस 4,500, और माइनस आपने उससे डिस्काउंट रिसीव्ड किया 500 का लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो डिस्काउंट भी आपने माइनस कर लेना है, तो 5,000 माइनस हो गया,
तो 12,800 आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, 12,800 आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। तो क्रेडिटर्स को आपने कितना दिया, वो आया 17,800 टोटल था, जिसमें 4,500 रुपये उन्होंने पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क लिया। ये बात कहाँ लिखा हुआ था, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क टेकन बाय द क्रेडिटर्स। बी नंबर पॉइंट फिर से एक बार पढ़ लीजिए। वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक some of the patents whose book value was 6,000 at a valuation of 4,500. The balance to that creditors was paid in cash. तो यहीं पर कैश में देने का गलती मत कीजिएगा, क्योंकि डिस्काउंट जाके लास्ट में 500 बोला, यहीं पे कैश में दे देंगे तो गलती हो जाएगा, इसलिए पूरा समझ पढ़ना जरूरी है। इंस्टीट्यूट ऐसा खेल खेलता है, यहीं पे डिस्काउंट का बात करना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट ऐसा करता नहीं है, आप लोगों से खेल खेलता है। 500 रुपये डिस्काउंट जाके एकदम नीचे में बोल दिया, तो दैट्स वाई ये 4,500 तो माइनस हमें करना ही था, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर हमारा मतलब कि बी नंबर हो गया, सॉरी हम लोग हैं कहाँ पर, तो हमने पॉइंट नंबर बी का इफेक्ट, सी का, डी का हमने कर लिया था, ई हमने क्रेडिटर्स को चुका लिया। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड ₹2300 है, और लोन क्रेडिटर्स भी तो चुकाना है हमें, तो लोन क्रेडिटर्स कितना चुकाना है वो पॉइंट नंबर सी में है। तो मैं फिर से बोलूँ, ए हमने कर लिया, बी हमारा अब हो गया फाइनली उसका पूरा काम। सी नंबर द फर्म हैड प्रीवियसली परचेज शेयर्स, जो अल्टीमेटली उसने लोन क्रेडिटर्स को चुकाने के लिए यूज़ किया 3,000 रुपये, एंड द लोन क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट द शेयर्स एट दिस वैल्यू। सो मेरा लोन क्रेडिटर्स है कितना वो देख लीजिए, तो मेरा लोन है 6,200, तो मैं लोन क्रेडिटर्स को कितना दूंगा वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लोन 6,200 का है। उसने शेयर्स कितने का लेने का एग्री किया, शेयर्स 3,000 में, तो बाकी रुपए तो मुझे उसे कैश देना पड़ेगा ना, तो 3,200 रुपये मैं अपने लोन क्रेडिटर्स को दूंगा। क्वेश्चन ना भी बोला हुआ रहे तो याद रख लेना, थर्ड पार्टीज लायबिलिटीज अपने मन से चुका दीजिएगा, अपने आप पेमेंट करिएगा, पूछे ना पूछे एग्जाम्पशन करके पेमेंट करना होगा। तो यानी कि पॉइंट नंबर सी, बी हमने कर लिया, डी एसेस रियलाइज कर लिया है, और ई नंबर में द लायबिलिटीज वर पेड 500 रुपये डिस्काउंट वाला बात हो गया। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 2,300 है, तो 2,300 रुपये खर्चा का भी आप दिखा दीजिए, तो एक्सपेंसेस 2,300 एक्सपेंसेस भी हमने दिखा दिया, 2,300 रुपये का एक्सपेंसेस का एंट्री हो गया। तो ये टोटल हमारा जो है 12,800 प्लस 3,200, 12,800 प्लस 3,200 प्लस 2,300, ये सारा 18,300 का पेमेंट हुआ। ये 18,300 का पेमेंट मैं कैश बुक में लिखूंगा बाय क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, और वहाँ पे सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस बोलकर मैं दिखाऊंगा 18,300, ठीक है। सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस 18,300, सम्स में और कुछ बचा नहीं, एवरीथिंग इज कवर्ड, तो यहाँ पर और कुछ बचा नहीं है। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट को अपने क्लोज कर सकते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करिए। देखिए क्या आता है, क्रेडिट साइड में है 400 प्लस 17,800 प्लस 6,200 प्लस 12,400 प्लस 500 प्लस 45,500। क्रेडिट साइड का टोटल मुझे जो दिख रहा है, मैं एक बार रफली लिख ले रहा हूँ, 82,800। उसमें से माइनस मैं कर रहा हूँ डेबिट साइड को 30,000 माइनस 2,000 माइनस 10,400 माइनस 18,400 माइनस 10,000 और माइनस करना है 12,800 और माइनस 3,200 और माइनस 2,300, 6,300 का लॉस आ गया, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है ये साइड डेबिट साइड बड़ा है। आंसर भी आई थिंक मैच कर गया, हमको लग रहा है, हाँ जी। तो मुझे करते वक्त ध्यान आ गया कि इंस्टीट्यूट क्या करता है अलग से। मैं यदि कोई बच्चा दूसरा तरीका भी फॉलो करता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को पूरा उठाकर रियलाइजेशन में क्लोज कर देता, और जो जीएलपी रिजर्व है उसे रियलाइजेशन में ना लेकर पार्टनर्स कैपिटल में करता है, तो वो भी करेक्ट होता, 100% करेक्ट होता विथ चैलेंज। अभी यहाँ पर अपने 6,300 का लॉस आया, तो यू शुड राइट 6,300 का लॉस। टोटल कितना है मैं वो भी आपको लिख दूँ, 82,800 प्लस 6,300, तो 89,100 इस साइड टोटल आ रहा है, तो आप लिखेंगे 89,100 और 89,100 से आप माइनस कर दोगे इधर, तो 6,300 का आपका लॉस आ गया,
बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। इस लॉस ऑन रियलाइजेशन को अल्टीमेटली आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, तो पार्टनर्स रीड राइट इन लोगों को दे दोगे, रीड राइट एंड ऐड इन लोगों को दीजिए। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो देख लीजिए, 2:1 है कि क्या है, कुछ बोला हुआ है, हाँ जी यहाँ पर रेशियो है, इन द रेशियो ऑफ 4:2:1, ठीक है ना, 4 2 6 और 1। ये देखना यहाँ पे थोड़ा सा बदमाशी फिर से किया, 1/3 दिया हुआ है, दैट इज़ 3/9 होगा, दैट मीन्स कि रेशियो होगा 4:2:3, यानी कि आपका रेशियो हो गया 4:2:3। तो आप वही लिखेंगे, 9 से डिवाइडेड करेंगे 6300 को, डिवाइडेड बाई 9, और 700 आया, 700 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800, 1400, 2100, ठीक है, 2100। ये आप पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसके नीचे लिखेंगे लॉस, और लॉस में आप लिखेंगे 2800, 1400 एंड 2100। अभी आप देखो ठीक से, अब क्या है, बैलेंसिंग फिगर जो है वो पार्टनर्स का वो विड्रॉल या इंट्रोडक्शन हो जाएगा, विड्रॉल या इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अब विड्रॉल या इंट्रोडक्शन का कर दीजिए। देखिए रीड जो है वो लेकर जाएगा, तो यू शुड राइट टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक अकाउंट एंड ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर आपको लिखना है। सो 30,000 माइनस करना है आपको 2800, द डिफरेंस इज 27,200, 27,200 आपको ले जाने का एंट्री रीड का। राइट में क्या होगा, तो 10,000 उसका है, तो 10,000 माइनस आपका हो जाएगा 1400, तो वो 8,600 राइट भी लेकर जाएगा। और ऐड जो है वो लेकर आएगा, उसको लाना पड़ेगा बाय बैंक करके, क्योंकि उसका रुपया शॉर्ट है। तो आप देख सकते हैं 5,300 प्लस 2,100, 7,400 माइनस करेंगे 2,000, द रिजल्टिंग फिगर इज़ 5,400। बैलेंसिंग फिगर उसको लेकर आना पड़ा 5,400। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल में। अब जो लाया है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग कैश बुक में डाल दीजिए। तो 5,400 ऐड लेकर आया, तो आप लिखेंगे टू ऐड कैपिटल 5,400, और जो लेकर गया उसको आपको लिखना पड़ेगा बाय रीड्स कैपिटल और बाय राइट्स कैपिटल। रीड का कितना और राइट का कितना, 27,200, 27,200, और उसका हो जाएगा 8,600, 8,600। अभी आपका दोनों साइड टैली होना चाहिए, कैश बुक में कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए, तब तो सब कुछ सही से ही बैठा। 8,000 प्लस 10,200 प्लस 45,500 प्लस 5,400, तो ये आ रहा 69,100। उस साइड में भी करेंगे, माइनस 15,000, माइनस 18,300, माइनस 27,200 और माइनस 8,600, जीरो। इसका मतलब है टैलीड 69,100। आपने देखा होगा कि सम्स का क्वेश्चन का लेंथ बड़ा था, बट सॉल्यूशन में बहुत कुछ नहीं था, सॉल्यूशन बहुत छोटा ही हुआ, वो टाइम भी नहीं लिया। तो इंस्टीट्यूट का यही खास बात है कि जिस क्वेश्चन में आपका रीडिंग या रीडिंग स्किल इन्वॉल्व है, वहाँ पर उन लोगों का सॉल्यूशन का साइज जो है वो छोटा होता है। जब ऐसा रहता है कि क्वेश्चन छोटा है, रीडिंग इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग जंप कर जाते हैं वैसे सम्स में जहाँ पर आपका जो रीडिंग इन्वॉल्व नहीं है उस पर हम लोग जंप जल्दी करते हैं, नंबर्स देख कर लालच आता है, और वहाँ पर अपने अल्टीमेटली उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग ज़्यादा रहता है और टाइम आपका ज़्यादा लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में कि बड़ा सम्स देखकर डरना नहीं है, ठीक है, बड़ा सम्स देखकर आपको डरना नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप इस पे 2 स्टार ज़रूर लगा के रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सम्स है वो अच्छा है। अभी हम लोग केस नंबर 2 करेंगे। केस नंबर 2
2 है जहाँ पर कोई एक पार्टनर इनमें से इंसॉल्वेंट हो, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन में, सॉरी नोट्स में, कि नोट्स लिख रहे हैं वेयर वन ऑफ द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, वेयर केस 2 where one of the partner ये केस 2 होगा, is insolvent। अभी तक हम लोगों ने जो बात की है कि जहाँ पे सभी कोई पार्टनर सॉल्वेंट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आए तो उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो हम लोग करने जा रहे हैं, वेयर वन ऑफ द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, यदि उनमें से कोई एक पार्टनर दिवालिया हो गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा ये केस हुआ था 3 लोगों के बीच में, और वो 3 का केस इन द ईयर 1901 यानी कि 1901 में आया था। गार्डनर, मर्रे, विल्किंस और जस्टिस जॉय हैड टेकन द डिसीजन इन दैट फेमस केस, दैट इज़, इसीलिए उसी के नाम से ये फेमस हो गया इंग्लिश लॉ में, एंड दैट इज़ गार्डनर वर्सेस मर्रे जो डिसीजन आया। सो यहाँ पर वेयर वन ऑफ द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, जब एक जन इंसॉल्वेंट हो, वहाँ पे केस क्या था मैं आपको बता दूँ, पहले लिख रहा हूँ ऐसे ही कि 3 पार्टनर्स थे, एक था गार्डनर, दूसरा मर्रे एंड थर्ड वन इज़ विल्किंस। एंड मुझे जो ध्यान आ रहा है उस समय 263 पाउंड स्टर्लिंग का डेफिसिट था इसके कैपिटल में। नॉर्मली अब विल्किंस यदि लेकर आएगा घर से, तब तो गार्डनर और मर्रे जो है वो घर ले जा पाएंगे, क्योंकि इनका पॉजिटिव बैलेंस था और इसका भी पॉजिटिव था मान लो, बट ये 263 इसके घर, इसका नेगेटिव है, तो विल्किंस घर से ला नहीं पा रहा था। ये क्या हो गया, यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो गया, ये इंसॉल्वेंट हो गया। तो जैसे ही अब इंसॉल्वेंट हुआ ये, तो उस केस में ये डेफिसिट कौन ले बर्डन इसका। अब ये घर से लाता तब तो कहानी ही नहीं होता, वेयर ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट वाला केस हो जाता। लेकिन जब ये जैसे ही अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया तो कहानी ये आ गया कि इसके इंसॉल्वेंट होते ही गार्डनर और मर्रे का पैसा वो निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि मर्रे विल्किंस लेके नहीं आ रहा है। कोर्ट में मामला चला गया, भाई विल्किंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को। तो दैट्स वाई कोर्ट ने बोला ठीक है विल्किंस तो नहीं देगा, बट गार्डनर और मर्रे तुम इसके लॉस को बेयर कर लो आपस में। बोला कौन, अब इन लोगों में डिस्प्यूट हो गया कि कौन कैसे बेयर करेगा। तो जो जस्टिस जॉय का डिसीजन आया उसे गार्डनर वर्सेस मर्रे केस बोल के अपने जानते, और वही डिसीजन मान्य होगा, और गार्डनर और मर्रे को मानना पड़ा। क्या डिसीजन आया कि डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, ये जो डेफिशिएंसी है 263 का, ये सॉल्वेंट पार्टनर बेयर करेंगे इन देयर लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो और कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल रेशियो बोलते हैं, मन में कन्फ्यूजन आ गया कि हम लोग तो कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बनाते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, 2 अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करने लगे कि फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यदि ये 2 मेथड कर रहे हैं तो उसमें कैसे हमें डील करना है। तो उसमें जस्टिस जॉय ने उसको भी क्लैरिफाई कर दिया कि क्या कैसे लेना है। तो मैं अपनी नोट्स लिख रहा हूँ। सो वेयर वन ऑफ द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, ये हम लोग का हेडिंग है, वेयर वन ऑफ द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट यदि होता है तो कैसे हमें डील करना है। तो अपने लिखेंगे डिसीजन इन गार्डनर वर्सेस मर्रे शुड बी फॉलोड, लिखेंगे डिसीजन इन गार्डनर वर्सेस मर्रे should be applied, क्या था वो डिसीजन, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। तो डिसीजन आया पहला, फर्स्ट डिसीजन आया कि जो भी आपका सॉल्वेंट पार्टनर्स है दे विल इंट्रोड्यूस कैश, ठीक है। सो सॉल्वेंट पार्टनर्स लिखेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर
shall introduce cash equivalent to their share in loss on realization account। तो ये पहला डिसीजन आया कि सॉल्वेंट पार्टनर जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा कैश इक्विवेलेंट टू देयर शेयर इन लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी लॉस होगा सॉल्वेंट पार्टनर्स को उतना कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये पहला डिसीजन था। दूसरा डिसीजन क्या आया, नंबर 2, तो बोलते हैं दूसरा डिसीजन आया कि जो आपका मतलब सॉल्वेंट पार्टनर्स है, मतलब कि जो सक्षम है वही बेयर करेंगे। तो क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टनर should bear deficiency of insolvent partner in their capital ratio, अब जैसे ही कैपिटल रेशियो बोला ना तो दिमाग में आपकी बात आ गया कैपिटल रेशियो। तो यहीं पर अब कैपिटल रेशियो का हेडिंग डाल के वो भी बात सॉल्व कर लेंगे अपने कि कैपिटल रेशियो का मतलब क्या है यहाँ पर। तो कैपिटल रेशियो, अब अपने को पता है कि अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं वो 2 मेथड में बनाते हैं। तो पहला है आपका मेथड ऑफ, मतलब अपने क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं वो 2 मेथड है। एक है आपका फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड तो लिखेंगे यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो फिक्स कैपिटल मेथड है इसके अंदर में हम लोग कौन सा वाला लेंगे। तो बोलते हैं अंडर फिक्स कैपिटल मेथड अपने 2 अकाउंट बनाते हैं। तो एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो होगा उसी रेशियो में बांटेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में अपने क्या करेंगे, रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल, रेशियो ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस should be used for sharing deficiency, यानी डेफिशिएंसी बांटने के लिए ये हो गया कि कौन सा रेशियो आप यूज़ करेंगे। तो अंडर फिक्स कैपिटल मेथड रेशियो ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शुड बी यूज फॉर शेयरिंग डेफिशिएंसी। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आप लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो निकालोगे, लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो निकालोगे। वो कैसे आता है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पर। मान लो 3 पार्टनर्स थे, गार्नर और मर्रे, तो 2 ही जन तो सॉल्वेंट थे। तो आप क्या करेंगे, सॉल्वेंट का देखोगे तो आप लिखोगे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल। उसके साथ आप इसमें रिजर्व्स ऐड करोगे, जितने भी रिजर्व्स हैं वो ऐड होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यदि आपका ड्राइंग्स है तो वो ड्राइंग्स इसमें से क्या होगा, लेस होगा, ड्राइंग्स माइनस होगा। और इसी के साथ में और क्या एडजस्टमेंट बचा, तो बोलते हैं कि यदि अपना कोई एरर हुआ है तो एरर ठीक करना पड़ेगा,
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का इफेक्ट लेना पड़ेगा, वो प्लस भी हो सकता है और वो माइनस भी हो सकता है। ये जो रिजल्ट आता है ना उसको अपने बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, इसी रेशियो में बटेगा। तो ये हो गया आपका एडजस्टेड कैपिटल। तो अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इसी बैलेंस में, इसी रेशियो में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस इज द एडजस्टेड कैपिटल। तो लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो, तो ये जो एडजस्टेड कैपिटल आया इसी का रेशियो निकलेगा। दिस इज टू दिस आपको यूज़ करना है फॉर शेयरिंग व्हाट, तो ये आपको यूज़ करना है फॉर शेयरिंग। यहीं पर अपने क्या करेंगे, रेशियो यूज फॉर शेयरिंग डेफिशिएंसी, तो ऐसे लिखेंगे रेशियो यूज्ड फॉर शेयरिंग डेफिशिएंसी। फिक्स कैपिटल मेथड में ऐसा नहीं होता। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग करंट अकाउंट को इग्नोर करते हैं, करंट अकाउंट को देखते नहीं है। यहाँ पे सीधा बोला रेशियो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शुड बी यूज फॉर शेयरिंग डेफिशिएंसी अकाउंट। यहाँ पे नोट करके लिख भी सकते हो, इग्नोर करंट अकाउंट बैलेंस, इग्नोर करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस को इग्नोर करना है, इग्नोर करंट अकाउंट बैलेंस। यहाँ पर अपने करंट अकाउंट को इग्नोर करते हैं, बट यहाँ पर जब अपने फ्लक्चुएटिंग मेथड करते हैं तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में अपने रेशियो निकालना पड़ता है। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, इसमें यहीं पर नोट करके क्या लिख रहे हो कि रियलाइजेशन अकाउंट से मतलब कि रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस यहाँ नहीं लेते हैं, लिए भी नहीं है, बट फिर भी नोट करके लिख लो रियलाइजेशन related items should not be taken here। यानी यदि मान लो कि लास्ट में बोला कि पार्टनर्स एग्रीड टू टेक द मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू, मान लो यहाँ पर गार्डनर बोला कि मैं मशीनरी लेने को तैयार हूँ से एट 200 पाउंड स्टर्लिंग, उसे नहीं लेना है, यहाँ पर वो ड्राइंग्स नहीं लेना है। जो नॉर्मली ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर और उसका एडजस्टमेंट यदि नहीं हुआ है तो एडजस्टमेंट कर देना है, वो बात यहाँ पे बोला हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला कि रियलाइजेशन रिलेटेड आइटम शुड नॉट बी टेकन हियर। आपको ये पहला बात है। रेशियो यूज यहाँ पे जो मैंने बोल दिया है कि बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व्स को बांट दीजिए क्योंकि वो पास्ट प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रखा है। यदि ड्राइंग्स अनएडजस्टेड तो उस ड्राइंग्स को एडजस्ट कर दीजिए, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू रियलाइजेशन वाला ड्राइंग्स। और कोई भी गलती पास्ट में हुआ है तो उस गलती को ठीक कर दीजिए, वो गलती को यहाँ पर ठीक करके आपका आएगा। फिर आपका ये जो आया वो एडजस्टेड कैपिटल आया है और इस एडजस्टेड कैपिटल में आपको क्या करना है, इसी रेशियो में आपको डिवाइड करना है। ऐसा करने के बाद आपको ये जो आया ये कैपिटल रेशियो है और कैपिटल रेशियो में अपने बांटेंगे। ये तो दो डिसीजन हो गया, गार्डनर वर्सेस मरे का 1 और 2। और तीसरा डिसीजन क्या आया, तो तीसरा डिसीजन ये आया। थर्ड डिसीजन क्या आया वो लिख रहा हूँ अभी। तो थर्ड है आपका कि यदि कोई सॉल्वेंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये जो एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो आ रहा है ना ये वाला बैलेंस, दिस वन, ये वाला बैलेंस, यदि किसी भी सॉल्वेंट पार्टनर्स का ये वाला बैलेंस नेगेटिव आ जाए, ये नेगेटिव आ जाए, देन दैट पार्टनर, यदि ये नेगेटिव होता है देन दैट पार्टनर शुड नॉट बेयर द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स। यानी वो इस दौर से बाहर हो गया, उसे बेयर नहीं करना पड़ेगा। जिसका भी ये नेगेटिव हो गया यदि, तो उस केस में वो बेयर नहीं करेगा। आप बोलेंगे सर दोनों का नेगेटिव हो जाए तो बेयर नहीं करेगा, ऐसा हो जाए तो नहीं करेगा, बट वो चांसेस बहुत कम है, नहीं ही होगा, उसका किसी का पॉजिटिव होगा ही। तो उसको लेके जाना है, तभी तो लफड़ा है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपका किसी का भी मतलब दोनों का नेगेटिव आए, ऐसा हो नहीं सकता, एक का पॉजिटिव आएगा ही आएगा, चाहे गार्डनर का है चाहे मर्रे का है, ये दोनों में से किसी एक का पॉजिटिव आएगा। सो तीसरा नंबर हम लोग पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, क्या है वो तीसरा नंबर पॉइंट। सो लिखना तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, तो तीसरा नंबर पॉइंट है आपका इफ solvent partners capital account
capital account shows debit balance, then that partner should not bear deficiency of insolvent partner। तो ये तीन मूल डिसीजन थे। आप देख सकते हैं ये तीनों डिसीजन जो यहाँ पर है वो हाईलाइटेड है। आपका पहला डिसीजन जो है वो ये है, आपका जो यहाँ पे दिख रहा है, ये था पहला डिसीजन गार्डनर वर्सेस मर्रे का, जिसमें बोला गया कि उन्हें कैश लाना पड़ेगा। कौन? सॉल्वेंट वाले लोग लाएंगे। दूसरा डिसीजन ये रहा कि जहाँ पर बोला गया कि भाई आपको कैपिटल रेशियो में बांटना है, ये बात सेकंड डिसीजन में आया। और कैपिटल रेशियो से रिलेटेड फिर मैंने नोट्स लिखाया कि पार्टनर्स कैपिटल जो है वो फिक्स हो सकता है, वो फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। और फिर तीसरा डिसीजन आपका ये आया कि यदि किसी भी पार्टनर का यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस होगा, सो देन इन दैट केस वो पार्टनर ये डेफिशिएंसी बेयर नहीं करेगा। ये तीन डिसीजन अल्टीमेटली आए थे गार्डनर वर्सेस मर्रे में। ठीक है, गार्डनर वर्सेस मर्रे में ये तीन डिसीजन आए। हम लोग अब इसके ऊपर सम्स करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक सम्स इसके ऊपर भी करेंगे। बेसिकली ये गार्डनर वर्सेस मर्रे के ऊपर है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वही उसी के ऊपर रूल्स अप्लाई करके ये सम्स करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखना, एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर है और इनका आपस में रेशियो 2:1 का दिया हुआ है। एंड इनका यह बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में एज यूजुअल जैसे रहता है सारा आइटम्स दिया हुआ है। लोन फ्रॉम, ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर लोन फ्रॉम मिसेस एक्स है। ठीक है, किससे है? लोन फ्रॉम मिसेस एक्स। तो मिसेस एक्स है और यहाँ पर सैंडरी ट्रेड क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो ये करेक्शन भी था। और साथ में द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट मेंशन अबव ड्यू टू कंटिन्यूड लॉसेस, यानी कि रेगुलरली ये फर्म लॉस में चल रहा है इसलिए डिसॉल्व हो गया। आफ्टर ड्राइंग अप लिखा हुआ, आफ्टर ड्राइंग अप द बैलेंस शीट गिवन अबव, ये बैलेंस शीट बन चुका है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट गुड्स अमाउंटिंग टू ₹4,000 have been purchased in November 2011 and had been received, but the purchase was not recorded in the books, यानी कि परचेज का एंट्री नहीं हुआ है। ऐसा हम लोग एक और किए थे, तो एंट्री इसका एंट्री हुआ था कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, आपका कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आपने किया था, दैट इज़ मतलब अपने क्या था एक बार पढ़ लेते, फिर से मेरे दिमाग कहीं और चला गया, फिर से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने परचेज़ किए, ओके क्रेडिटर्स, तो परचेज़ अपने यहाँ पर एंट्री नहीं किए हैं, तो परचेज़ नहीं दिखाए, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया और प्रॉफिट बढ़ा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में जा चुका है। तो अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। फिक्स एसेट्स रियलाइज लिखा हुआ है कि फिक्स एसेट्स कितने में मिला, 20,000, स्टॉक 21,000, डेटर्स 20,500। सिमिलरली द क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 2%, क्रेडिटर से आपको 2% का डिस्काउंट मिल रहा है। और द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कम्स टू ₹1080, 1080 का खर्चा भी हो गया इस पूरे प्रोसेस में। एक्स एग्री टू टेक ओवर द लोन ऑफ मिसेस एक्स, यहाँ पे भी टाइपो एरर है, मिसेस एक्स हो जाएगा, करेक्शन कर देंगे। ठीक है, वाई इज़ इंसॉल्वेंट एंड हिज स्टेट इज़ अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, वाई से कुछ भी मिलेगा नहीं। गिव अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स, वर्क अकॉर्डिंग टू द डिसीजन इन गार्डनर वर्सेस मर्रे, आपको बुक्स क्लोज करना है। पहले आप जैसे प्रोसीड करते थे बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे, बैलेंस शीट के हर आइटम को क्लोज करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो फटाफट से अब आप आ जाएंगे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9 में, और आपको जो जो बनाना है वो आप बनाइए, क्या बनाना है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। एक रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट, 3 पार्टनर हैं तो मेक 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स बना दीजिए। और आपको कैश एंड बैंक तो बनाना ही है, यानी कि ये तो आप समझिए कि फिक्स्ड ही रहता है कि इतना सारा चीज़ जो बनाना है, लगभग हर सम्स में ये चीज़ चलता है। और आप बनाएंगे एक और, दैट इज़ कैश एंड बैंक अकाउंट। बहुत बड़ा नहीं बनेगा, छोटा से बनने से काम चल जाएगा। कैश एंड बैंक अकाउंट, लास्ट में यही वाला अकाउंट टैली करता है। आप हेडिंग डाल देंगे कैश एंड बैंक अकाउंट, लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। और फिर है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यू विल राइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं उनका नाम यहाँ पर लिख दीजिए, जितने भी आपको पार्टनर्स दिखाई देते हैं। तो पार्टनर्स में XYZ है, तो यू शुड राइट XYZ, XYZ। और ऊपर में जो आपका बन रहा है वो है रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसका भी हेडिंग डाल दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। पहला काम आपका वही होगा कि आप क्या करेंगे, यू शुड स्टार्ट क्लोजिंग द आइटम। जो आपको दिख रहा है उसे क्लोज करना शुरू करिए। पहला आइटम आपको फिक्स एसेट्स दिख रहा है 40,000, मैं फिक्स एसेट्स को क्लोज करूँगा, तो फिक्स एसेट्स 40,000। चलिए फटाफट से आगे फिक्स एसेट्स, 2 फिक्स एसेट्स 40,000, 40,000 अपने फिक्स एसेट्स को क्लोज कर दिए। नेक्स्ट आइटम देखेंगे क्या दिया हुआ, फिक्स स्टॉक है। चलो स्टॉक, तो 2 स्टॉक कितना लिखोगे 25,000। नेक्स्ट स्टॉक के बाद आप देखो क्या दिया हुआ है, स्टॉक के बाद डेटर्स है। डेटर्स का देखो 25,000 है बुक वैल्यू, 5,000 प्रोविज़न है, दोनों अलग अलग सेपरेटली जाएगा। तो 2 डेटर्स आप लिखोगे 25,000 और बाई प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 5,000 क्रेडिट में लिख दोगे। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स के बाद आपका नेक्स्ट है कैश। कैश का 1,000 बैलेंस है, तो आप 1,000 बैलेंस जो कैश का है वो क्या करोगे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यू शुड राइट हियर 1,000। देखो अभी तक अपने गार्डनर वर्सेस मर्रे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसमें कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, कोई इससे आपका बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आने वाला नहीं है। आप 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पे लिख दिया 1,000। चलिए आगे जाएंगे, आगे क्या बोलता है वो देखिए, सम्स में आ जाइए। एडवांस टू वाई दिया हुआ है कि 4,000 रुपये अपने वाई को एडवांस दे रखे, यानी कि वाई का ये एडवांस उसे कैपिटल से कट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एडवांस टू वाई एसेट साइड में खड़ा है, उसे कैपिटल से यदि कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे अपने कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, एडवांस टू वाई। 4,000 रुपये उसके कैपिटल से एडजस्ट कर दिए। तो आई थिंक एसेट साइड का हमने सारा आइटम ले लिया, एसेट साइड का सारा आइटम्स को अपने लोग ले लिए। अब बच गया हमारा लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में कैपिटल मुझे दिखाई दे रहा है 29,200, तो कैपिटल लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,200, एक्स के कॉलम में लिख दो, फिर वाई के कॉलम में 10,800 और जेड के कॉलम में 10,000, 10,800 एंड 10,000। ये हो गया आपका कैपिटल का बैलेंसेस आपने लिखा। उसके बाद है जेड्स लोन, यानी कि जेड का लोन, फर्म में जेड लोन दे रखा है, तो ऑब्वियस है कि आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर जो जेड का लोन है वो प्रायोरिटी है कैपिटल पेमेंट से पहले, अल्टीमेटली जेड का लोन चुकाया जाएगा। तो अपने एज्यूम कर रहे हैं कि कैपिटल के लिए भी विड्रॉल हो रहा है, तो जेड का रुपया तो पेड होगा ही लोन का।
तो जेट्स लोन 5000 आप क्या करोगे, कहाँ डालोगे, तो लिखते हैं बाई जेट्स लोन, अपने पेमेंट कर दे रहे हैं। ये एजम्पशंस करके कि ये रुपया पेमेंट हो गया, तो बाई जेट्स लोन करके 5000 दिखा दिए। लोन फ्रॉम मिसेज एक्स है 10,000 रुपये, तो ये अपना थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज़ हो गया। और थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज़ क्लोज कहाँ पे होगा, तो रियलाइजेशन में। बाई लोन फ्रॉम मिसेस एक्स 10,000, तो बाई लोन फ्रॉम मिसेस एक्स आप बैलेंस शीट में दिखा दिया, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज कर दिए। एंड सैंडरी ट्रेड क्रेडिटर्स 25,000 है, तो 25,000 भी क्लोज करेंगे बाई ट्रेड क्रेडिटर्स 25,000 यहाँ पर अपने दिखा दिए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रेड क्रेडिटर्स का। अभी हमारा जो बैलेंस शीट था वो क्लोज हो गया, कुछ है ही नहीं, ज़्यादा आइटम ही नहीं है। अब हमसे बोल रहा है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट मेंशन अबव ड्यू टू कंटिन्यूड लॉसेस। आफ्टर ड्राइंग अप द बैलेंस शीट गिवन अबव, इट वाज डिस्कवर्ड दैट goods amounting to rupees 4,000 have been purchased in November 2011 and had been received, but the purchases was not recorded in the books। मतलब बोल रहा है कि परचेज का एंट्री बुक्स में हुआ नहीं, तो बोल रहा है कि यदि परचेज का एंट्री हमारे बुक्स में नहीं हुआ तो हमें करना तो पड़ेगा, ठीक है। हैड नॉट बीन, तो अब यदि हम इसका रेक्टिफाइंग एंट्री करें तो रेक्टिफाइंग एंट्री हमारा क्या खड़ा होगा, तो बोलते हैं कि ये परचेजेस हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, एज अ रिज़ल्ट हमारा कैपिटल बढ़ा हुआ, तो कैपिटल को घटाना पड़ेगा। तो इसे आपको 4,000 को रिकॉर्ड करना पड़ेगा और क्रेडिटर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ा हुआ क्रेडिटर्स मतलब कि आपको कैपिटल, अब क्रेडिटर्स 25 हम लोग क्लोज किए, बट 29,000 क्लोज होना चाहिए। तो 4,000 रुपये से आप क्या करोगे कि परचेजेस मतलब कैपिटल को घटाओ, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो आप ना कैपिटल को घटाने के लिए क्या करोगे, कैपिटल को डेबिट कर देंगे तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, आप अपने क्रेडिटर्स को बढ़ा रहे हो, और 4,000 को आप बांटोगे 2:1 के रेशियो में, यानी 40% 40% एंड 20%। तो 4,000 का 40% 1,600, इसका भी 1,600 और इसका 800। अब ये 1,600 और 1,600 और 800 जो आया क्रेडिटर्स में, अल्टीमेटली अब आप क्या करोगे, क्रेडिटर्स 25,000 है ना, आप यहीं पर ऐड कर सकते हो 4,000 और, या बाई फर्दर क्रेडिटर्स बोलकर क्लोज कर दो 4,000। दोनों ऐड करके एक साथ 29 कर सकते थे, अलग अलग कर दिए तो टोटल क्रेडिटर्स आपका 29 हो गया। 29 को आपने क्लोज कर दिया। आगे पढ़ेंगे क्या लिख रहा है, एंड हैड बीन रिसीव्ड बट द परचेज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब लिख रहा है फिक्स एसेट्स रियलाइज 20,000, 20,000 में आपने फिक्स एसेट्स रियलाइज कर लिया। तो फिक्स एसेट्स जो आपका रियलाइज हुआ उसका जन एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो आप लिखेंगे बाई बैंक, और फिक्स एसेट्स आपका जो रियलाइज हुआ वो लिख दीजिए। तो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स कितने का रियलाइज हुआ वो देख लो। तो फिक्स एसेट्स आपका 20,000 है, स्टॉक 21,000 है, ये 20,000 है, स्टॉक आपका 21,000 है, और क्या है वहाँ पे देख लीजिए पूरा। तो फिक्स एसेट्स 20, स्टॉक 21, डेटर्स 20,500, तो आप लिखेंगे डेटर्स 20,500, और तो कुछ एसेट्स नहीं है। आप देख लीजिए सिमिलरली, अब क्रेडिटर्स अलॉटेड डिस्काउंट और 2%, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट से पहले ये कंप्लीट तो कर लेंगे। तीनों ऐड करके मेरा कितना हो जा रहा है, तो तीनों को ऐड करके आ रहा है मेरा 61,500, 61,500। और ये 61,500 हम लोग लेकर कहाँ जाएंगे, तो बोलते हैं इसे हम लोग कैश बुक में लिखेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट में लिखेंगे। और क्या लिखोगे यहाँ पर, तो 2 आप लिखेंगे सैंड्री रियलाइजेशन अकाउंट, 2 रियलाइजेशन अकाउंट, और वहाँ पे लिख दोगे सैंड्री एसेट्स, आपका जो है वो सैंड्री एसेट्स रियलाइज्ड हो गया। तो यू विल राइट सैंड्री एसेट्स, अमाउंट होगा 615
00, 61,500 से ये एंट्री होगा। नेक्स्ट अपने 61,500 से ये एंट्री करने के बाद नेक्स्ट अपने बात करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा। तो बोलते हैं नेक्स्ट बैंक अकाउंट में अपने कर लिए फिक्स एसेट स्टॉक डेटर्स। आफ्टर दिस अपने सम्स में जाएंगे। सम्स में क्या है, वो बोल रहा है क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं और 2% डिस्काउंट लेकर पे कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स अकाउंट मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या होगा आपका बैंक। क्रेडिटर्स को आप पे कर रहे हो तो यू विल राइट क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स को पे कितना करोगे तो बोल रहे 2% डिस्काउंट, यानी आप 29,000 क्रेडिटर्स है और उसमें से लेस 2% ऑफ 29,000 लेस कर दीजिए। जो रिज़ल्ट आएगा वही आपका हुआ। तो क्रेडिटर्स है 29,000 और उसका आप 98% कर दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 28,420। क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया 28,420, 28,420, दैट इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब हमारा क्रेडिटर्स के बाद किसको अपने पेमेंट कर रहे हैं, लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशंस कम्स टू 1080, तो एक्सपेंसेस 1080 कर दीजिए। एक्सपेंसेस 1080 एक्सपेंसेस का हो गया। इसके अलावा और कुछ है वो भी देख लीजिए। एक्स एग्री टू टेक ओवर द लोन ऑफ मिसेज एक्स, ठीक है, मिसेज एक्स का लोन तैयार हो गया कौन लेने के लिए, तो एक्स लेने को तैयार हो गया। जेनेट्रीज इसके लिए क्या हो जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल। क्यों, क्योंकि फर्म पहले किसके लिए लायबल था, तो फर्म पहले लायबल था टूवर्ड्स मिसेज एक्स। अब वो लाइबिलिटीज़ मिस्टर एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया तो फर्म का लाइबिलिटीज़ टूवर्ड्स मिस्टर एक्स बढ़ जाएगा। एक्स है कौन, ओनर, इसीलिए प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, तो इसलिए अपने मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट करके यहाँ पर लिखेंगे क्या, लाइबिलिटीज़ एक्सेप्टेड, लाइबिलिटी ऑफ मिसेज एक्स। तो ये अमाउंट कितने का है वो भी देख लेना पड़ेगा कि लाइबिलिटीज़ है कितने का। लोन फ्रॉम मिसेज एक्स 10,000 का है, तो अपने ये 10,000 से करेंगे और ये 10,000 का इफेक्ट आपको यहाँ पे डालना है। पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे लोन एक्सेप्ट किया तो बाय रियलाइजेशन, और एक्स के कॉलम में लिखोगे 10,000, एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं और क्या है सम्स में, आई थिंक अब कुछ बचा नहीं, एवरीथिंग इज़ डन। यहाँ पे लिखा वाई इज़ इंसॉल्वेंट एंड हिज स्टेट इज़ अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। वाई का दिवाला निकल चुका है और वाई कुछ भी लाकर दे नहीं पाएगा, ये बात बोल रहा है कि अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, तो वाई तो कुछ ला नहीं पाएगा। और आगे है गिव अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स, वर्क अकाउंट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन इन गार्डनर वर्सेस मरे, और यहाँ पे बोला कि आपको अब उसके अकॉर्डिंगली ही करना है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, देख लीजिए। और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग एक बार रियलाइजेशन अकाउंट में जैसे आपने किया ना, टू बैंक 28,420 और 1,080, ये हम लोग शायद वहाँ पर नहीं किए, कैश में तो करेंगे, कैश में नहीं किए तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखकर आप क्या लिख दोगे, लिखोगे क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स का फिगर है 28,420, तो लिखो 28,420। एक्सपेंसेस का फिगर है 1080, तो यू शुड राइट 1080। ये हो गया आपका पूरा काम ख़त्म। अब आप ना रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाइए और रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस निकालिए, क्या आ रहा है वो निकालेंगे। मैं डेबिट साइड ही जोड़ता हूँ पहले कि लॉस ही आने का चांस ज़्यादा है। 40,000 प्लस 25,000, फिर से 25,000, 28,420 और 1,080 और 10,000, टोटल 1,29,500 आ रहा है इधर, 1,29,500। अभी हम लोग इधर बैलेंस करके निकालेंगे क्या आ रहा है, तो माइनस करेंगे तो -5 + 10 15 + 25 40,
44, तो -44,000 एंड -61,500, 24,000 का लॉस है। तो अपने लिखेंगे बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो ये ओवरऑल बेसिस पर फर्म का लॉस आ गया। अब ये लॉस आपको अच्छी तरीके से पता है कि बटेगा कितने लोगों में बटेगा, तो 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का नाम है XYZ। तो आप यहाँ पर XYZ में बांटेंगे, तो X का शेयर कितना, Y का शेयर कितना और Z का शेयर कितना, तो इसका 40%, 9,600, इसका भी 9,600 और ये 4,800। तो 9,600, 9,600 और 4,800 अल्टीमेटली ये लॉस ऑन रियलाइजेशन हो गया। अब हम लोग इस लॉस ऑन रियलाइजेशन को यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। कैपिटल तो कम होगा ना, 9,600, 9,600 एंड 4,800 ये हो गया। यहाँ तक हम लोग गार्डनर वर्सेस मरे का कोई बात ही नहीं किए, नथिंग, जैसे करते आ रहे थे वैसे ही सम्स के, वैसे रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। आप देख सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पे कुछ था नहीं, तो हम लोगों ने वैसे हम लोगों को जो बनाने बोला था गिव अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स, तो हमने नॉर्मल वे में जैसे किया, गार्डनर वर्सेस मरे का कोई इफेक्ट नहीं आया। अब हम लोग गार्डनर वर्सेस मरे का डिसीजन लगाएंगे, कौन इसमें से इंसॉल्वेंट हो गया। तो बोला गया है वाई इंसॉल्वेंट। देखिए ये लाइन कहाँ लिखा हुआ है, ये लाइन लिखा हुआ, पढ़िए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वाई इज़ इंसॉल्वेंट बोला हुआ है। तो वाई एंड उसका स्टेट से कुछ भी, मतलब उसके पर्सनल संपत्ति से कुछ भी सरप्लस रियलाइज नहीं हुआ, सो दैट मीन्स कि वाई का पैसा हमारा डूबेगा। तो वाई इज़ इंसॉल्वेंट। तो अपने पास ये पता चल गया कि एक्स और जेड तो सही है, एक्स और जेड तो सही है, और एक्स और जेड यदि सही है तो एक्स और जेड जितना उनका लॉस है, पहला डिसीजन था कि उसके बराबर उन्हें कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एक्स और जेड पैसा लेकर आएगा फॉर्म में अपने लॉस ऑफ, पहला डिसीजन पढ़ लीजिए गार्डनर वर्सेस मरे का, और उसके बराबर उन्हें कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एंट्री हो गया, क्या एंट्री होगा, बाय बैंक। एक्स इंट्रोड्यूस करेगा 9,600, वाई इंसॉल्वेंट हो चुका तो ला नहीं पाएगा, और जेड इंट्रोड्यूस करेगा 4,800। ये गार्डनर वर्सेस मरे का डिसीजन के अकॉर्डिंगली हो रहा है। इस पर क्रिटिसिज्म भी आता है कि क्या ज़रूरत था, इन लोगों को तो ले ही जाना था, तो रुपया लाने का ज़रूरत क्या था। तो ये मतलब लगा कि ये अननेसेसरी, एक बार एक्स इंट्रोड्यूस करा फिर विड्रॉ करेगा, तो ये क्रिटिसिज्म है। बट आपको करना है, जब गार्डनर वर्सेस डिसीजन रूल्स अप्लाई होगा तो हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर अपने लिखेंगे टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। एक्स कितना ला रहा है वो लिख दीजिए 9,600, और वाई नहीं है, जेड है, तो जेड कितना लेकर आ रहा है वो देख लीजिए। तो जेड है 4,800 लेकर आएगा, तो 4,800 इन लोग का लाने का एंट्री हो गया। ये पहला डिसीजन कंप्लीट। दूसरा डिसीजन है कि डेफिशिएंसी ऑफ हमें वाई निकालना पड़ेगा। तो अब वाई का डेफिशिएंसी है कितना, जो कि बहुत आसान है निकाल लेना, आप देख सकते हो। इधर में वाई का जितना टोटल है वो जोड़ दीजिए, और उसमें से आप ये माइनस कर दीजिए, तो वाई का डेफिशिएंसी आ जाएगा। ये टोटल ऐड करके ये आप माइनस कर देंगे तो वाई का डेफिशिएंसी आएगा। आप देखिए ये टोटल कितना है, 4,000 प्लस 1,600 प्लस 9,600, 15,200 माइनस 10,800 करेंगे तो 4,400 का डेफिशिएंसी आ गया। तो अभी आप ना यहाँ पर वर्किंग में लिखेंगे वाइज डेफिशिएंसी। क्या लिखोगे, वाइज डेफिशिएंसी। कितना आ रहा वो देखिए, 4,400 आ रहा। कैसे आ रहा 4,400 दिखा दीजिए। 4,000 प्लस 1,600 प्लस 9,600, 4,000 प्लस 1,600 प्लस 9,600 माइनस 10,800।
4400, 4400 का डेफिशिएंसी आ गया। तो वाइज डेफिशिएंसी इज इक्वल टू 4400। ये डेफिशिएंसी जो है वो डिवाइड होगा किन किन के बीच में डिवाइड होगा, तो बोलते हैं ये डेफिशिएंसी डिवाइड होगा बिटवीन एक्स एंड जेड। तो लिखेंगे वाइज डेफिशिएंसी, क्या लिखेंगे, वाइज डेफिशिएंसी बियर बाय एक्स एंड जेड in the ratio of, in the last agreed capital ratio, in the last agreed adjusted, जिसको बोलते हैं adjusted capital ratio। अब आपको agreed ratio निकालना पड़ेगा, adjusted capital निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे adjusted capital, लिख देंगे x और लिखेंगे जेड। एक्स का कितना है वो देख लीजिए। ओपनिंग बैलेंस इसमें आएगा 29,200 और इसका है 10,000, तो आप लिखेंगे 29,200, ठीक है ना। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल 29,200 और इसका 10,000। अब इसमें से आपको एडजस्टमेंट करना है, कोई रिज़र्व वगैरह तो है नहीं, ये रियलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट से ये 10,000 आया, ये नहीं आएगा। बाद में ये 9,600 4,800 कैश इंट्रोड्यूस किया, ये नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गलती था 1600, 1600 और 800, तो ये हम एडजस्ट करेंगे 1600 और 800 का, ठीक है। 1600 और 800 का अपने एडजस्ट करेंगे, ये गलती था। तो आप लिखेंगे ओमिशन ऑफ क्रेडिट परचेज। अब इसका रिजल्ट क्या आया था, ओमिशन ऑफ क्रेडिट परचेज का रिजल्ट आप देख सकते हैं 1600, 1600 और 800। तो 1600 इससे मतलब है और इससे मतलब है, तो लिखेंगे 1600 और 800। एडजस्टेड बैलेंस आ गया और तो कुछ है ही नहीं, तो 1600 लेस कर देंगे 29,200 से, 29,200 माइनस 1600 27,600 और जेड का आ गया 9,200। अब यदि रेशियो बना देंगे तो क्या रेशियो बना, आप देख सकते हैं रेशियो बना दोनों के बीच में 3:1 का। तो आपका देयरफॉर रेशियो फॉर शेयरिंग डेफिशिएंसी बांटने का क्या रेशियो बना, इज इक्वल टू 27,600 इज टू 9,200 इज इक्वल टू 3:1। तो 3:1 का रेशियो बना, इसी रेशियो में ये लोग डेफिशिएंसी बांटेंगे। अब y का डेफिशिएंसी 4,400 है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वाइज डेफिशिएंसी, मतलब कि सो लिखेंगे x बियर वाइज डेफिशिएंसी इक्वल्स टू कितना बेयर करेगा, तो 4,400 का 3/4 इज इक्वल्स टू कितना 3,300, 3,300 एंड जेड बियर वाइज डेफिशिएंसी कितना 4,400 है, 4,400 का 1/4 इज इक्वल्स टू कितना 1,100। अब इसका जनरेटरी करना है। इसका जनरेटरी क्या होगा, एक्स यदि किसी का दर्द या बर्डन खुद अपने सर ले लेगा तो ऑब्वियस है उसका कैपिटल कम हो जाएगा। वैसे ही जेड भी बर्डन ले रहा है तो एक्स का कैपिटल कम होगा, जेड का कैपिटल कम होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे अपने क्या टू वाइज कैपिटल
लिखकर x में लिखेंगे 3300 और z में लिखेंगे 1100, ठीक है। और इधर में आप लिखेंगे बाय x एंड z कैपिटल लिखकर, और y के कॉलम में लिखोगे 4400, y के कॉलम में लिखोगे 4400। अब हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया। कैपिटल अकाउंट में और कोई एज सच कोई कहानी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अल्टीमेटली या तो विड्रॉल का या तो इंट्रोडक्शन का, मतलब कि वाई का तो कोई बैलेंस बचेगा नहीं। आप देखो वाई का जो टोटल है वो मैच कर गया, 15,200 आपको दोनों साइड में लिख देना है। वाई में अब कोई बैलेंस नहीं बचा, लेकिन एक्स और जेड में बैलेंस बच सकता है, वो देख लीजिए। एक्स का कितना है तो 29,200 प्लस 10,000 प्लस 9,600 माइनस करेंगे 1,600 माइनस करेंगे 9,600 माइनस करेंगे 3,300, तो 34,300 एक्स लेकर जाएगा। तो टू बैंक करके बैलेंसिंग फिगर एंड दिस इज 34,300। और जेड में हो जाएगा 10,000 प्लस 4,800 यानी कि 14,800 माइनस आपका 800 माइनस 4,800 माइनस 1,100, तो ये हो जाएगा आपका 8,100। ये भी लेकर जाएंगे। अब ये 8,100 ये लेके गए और वो 34,300 लेके जा रहे हैं, तो आपको कैश एंड बैंक में लिखना पड़ेगा बाई एक्स कैपिटल और बाई जेड कैपिटल। जेड का कैपिटल आ रहा है 8,100 और एक्स का कैपिटल में विड्रॉल है 34,300। अब आपका ये टैली होना चाहिए। टोटल करेंगे फटाफट से, तो ये कितना आ रहा है वो देख लीजिए। 8,100 प्लस 34,300 प्लस 1080 प्लस 28,420 प्लस 5,000, 76,900 मुझे इधर दिखाई दे रहा है। उस साइड में भी देखेंगे इतना है या नहीं। माइनस 1,000 माइनस 61,500 माइनस 9,600 माइनस 4,800 मैंने बराबर हो गया, तो 76,900। आपने देखा कि गार्नर वर्सेस मरे का सम्स कितना इजी है। यदि अपने अप्लाई करते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल। आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको पूरा एक एक करके दिखा दे रहा हूँ। ये रियलाइजेशन अकाउंट है। यदि आपको कॉपी करने में प्रॉब्लम हुआ हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद आपका नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रहा, मैच कर लीजिए। कैश एंड बैंक अकाउंट, और ये रहा वर्किंग। ये रहा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो आज और कोई सम्स कराने का मन नहीं हो रहा है और कुछ नया और नहीं करेंगे। आज सिर्फ होमवर्क ले लीजिए जो कि आप अगले क्लास में करके आएंगे। एक सम्स जो कि गार्नर वर्सेस मर्रे पर ही है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10, तो मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है। इसके साथ अपने और भी सम्स होमवर्क ले लेते हैं जो अच्छा रहे, अगले क्लास में करने के लिए काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क है। फिर 7 भी होमवर्क है। इस बार हम पहला बार आपको ज़्यादा होमवर्क दे रहे हैं, आप ये करके आएंगे। 7, 8 और 10 आपका होमवर्क है जो आप अगले क्लास में करके लाएंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए थैंक यू।